हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी यूनिट एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड वाले यूनिट का आपका एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बच्चों, चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। सो बच्चों, चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, concept of excess demand and deficit demand. So let's begin with me. So students, start करते हैं अपना टॉपिक excess demand. Excess demand refers to a situation when aggregate demand AD is more than the aggregate supply corresponding to full employment level. तो बच्चों, excess demand वो सिचुएशन होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, बट कंडीशन क्या है, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को समझते हैं ग्राफ से। सो यहां पर है इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, या जिसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस में है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट? दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ। गॉट इट? किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बच्चों कहा जाता है नेशनल इनकम को, और नेशनल इनकम कहा जाता है आउटपुट को। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका ग्राफ होगा स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज एएस। गॉट इट? और एग्रीगेट डिमांड, और बच्चों एग्रीगेट डिमांड हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो जितने गुड्स को परचेज करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व स्टार्ट होता है अबव फ्रॉम ओरिजिन। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि वो कंजम्पशन जो जीरो इनकम लेवल पर होती है, वो एग्जिस्ट करती है। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व होगा अबव फ्रॉम ओरिजिन, और इट विल बी इन दिस वे। दिस इज कर्व ऑफ एडी, राइट? और एडी और एएस कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि पॉइंट ई। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? तो बच्चों, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहा जाता है कि जब एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, वो एंटीसिपेटेड एग्री डिमांड से ज्यादा हो जाती है। इट मींस कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड, और जो नया एडी कर्व होगा वो ये होगा, और इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। इज दैट क्लियर? दिस इज एडी डैश। अब बच्चों, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो एडी होता है, एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, राइट? और जब एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है तो उसका रीजन होता है एडी प्लस डेल्टा आई, यानी कि जब इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, राइट? सो एडी डैश इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, राइट? क्लियर है? इट मींस एक्सेस डिमांड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन होती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अगर अपनी एसेट्स में या फिर अपने स्टॉक में, अपनी इन्वेंट्री में अगर चेंजेस करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब बच्चों, इसी एक्सेस डिमांड की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है किसी भी इकोनॉमी में कि ये जो गैप है, इट मींस एडी और एडी डैश का ये जो गैप है, ये क्रिएट करता है एक इन्फ्लेशनरी गैप। गॉट इट?
तो इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने की वजह से। इज दैट क्लियर? तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है एक्सेस डिमांड, तो उसी में एक आपके पास एक उसका एक सब पॉइंट है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। तो बच्चों इस इन्फ्लेशनरी गैप को हम डिफाइन करते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जो क्रिएट होता है जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इस इक्विलिब्रियम वाले एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होता है, राइट? बट बच्चों इस इन्फ्लेशनरी गैप का एक इंपैक्ट है, इट कॉज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, राइट? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड की, राइट? तो बच्चों एक्सेस डिमांड के टॉपिक में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज किसी भी इकोनॉमी में होती ही क्यों है? तो फर्स्ट रीजन है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बच्चों प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग एग्रीगेट डिमांड की यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है टेंडेंसी टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की, तो उसका रीजन होता है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वो एक डिमांड क्रिएट करता है पूरी इकोनॉमी में गुड्स की, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर? सेकेंड रीजन इज रिडक्शन इन टैक्सेस। तो बच्चों इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है, तो बच्चों टैक्सेस को कम करने का सीधा इंपैक्ट होता है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। और बच्चों डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है आपकी इनकम का वो पार्ट जो गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के बाद बचता है, जिसको आप खर्च करते हैं कंजम्पशन में, राइट? तो अगर टैक्सेस कम होंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जिसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी क्रिएट होगी। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इंक्रीजेस। तो बच्चों किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है तो उस केस में गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो अगेन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, राइट? तो इट मींस यानी कि हम कह सकते हैं कि डिमांड बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस ऑन गुड्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, राइट? नेक्स्ट रीजन इज फॉल इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बच्चों इंपोर्ट कहा जाता है कि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स को डिमांड करती है, राइट? लेकिन अगर किसी वजह से
increase in the price of goods outside domestic economy, it cause an increase of demand of goods in the domestic economy. तो बच्चों अगर इंपोर्ट में फॉल होता है तो इंपोर्ट में फॉल होने का रीजन ये है कि आपके यहाँ के गुड्स सस्ते हैं, जबकि बाहर से जो गुड्स आप मंगा रहे हैं वो अगर उनके प्राइसेस अगर वहां बढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो गुड्स यहां इंपोर्ट नहीं होगा। अगर वो गुड्स यहां पर इंपोर्ट नहीं होगा तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी क्रिएट होगी। इज दैट क्लियर? फिफ्थ, तो बच्चों फिफ्थ रीजन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सो बच्चों डेफिसिट फाइनेंस कहा जाता है व्हेन गवर्नमेंट हैज टू बोरो और प्रिंट एक्स्ट्रा करेंसी, इट इज कॉल्ड ए डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं और जबकि गवर्नमेंट की रिसीट होती है कम, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को या तो फंड बोरो करना पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री या फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है। दोनों ही सिचुएशन में इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। राइट? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी और वो क्रिएट करेगी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है दैट इज मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करती है इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी में तभी जनरेट होती है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है। राइट? तो अगर इस मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर ले तो हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? तो इससे पहले टॉपिक में हमने उन रीजंस को पढ़ा था जिन रीजंस से एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। राइट? तो जिसमें से एक रीजन था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिफरेंट गुड्स में, अगर गवर्नमेंट उन एक्सपेंडिचर को ही कम कर ले तो डेफिनेटली एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। सो फर्स्ट मेजर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स the government should reduce its expenditure on infrastructure and public services। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो डेफिनेटली एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कंट्रोल में होगी। राइट? सेकंड, तो सेकंड एक्सेस डिमांड के रीजन में हम लोगों ने एक रीजन पढ़ा था डिक्रीज इन टैक्सेस। तो अगर हम उसका ठीक अपोजिट कर दें, इंक्रीज इन टैक्सेस, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि टैक्सेस का सीधा सीधा रिलेशन होता है हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम का, यानी कि वो इनकम जो वो गुड्स के कंजम्पशन पर खर्च करती है। राइट? तो इट मींस so an increase in taxes will reduce the disposable income of household which further control the excess demand. Is that clear? So students, ये तो वो दो इनडायरेक्ट मेजर्स हैं इकोनॉमी को जिनसे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और
थर्ड मेजर दैट इज डायरेक्ट मेजर है, वो है रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। तो बच्चों किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक स्टेप ले लेता है, राइट। तो यहां पर इन दोनों स्टेप्स को, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट की होती है। इज दैट क्लियर? नाउ रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। इज दैट क्लियर? तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय गवर्नमेंट थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड, रिड्यूसिंग मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया के केस में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड सप्लाई, बट फिलहाल उसका एक रेफरेंस ले लेते हैं। और मनी सप्लाई के डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो बच्चों बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। यानी कि आरबीआई फंड देता है कॉमर्शियल बैंक को। तो जब आरबीआई फंड कॉमर्शियल बैंक को देगा तो कॉमर्शियल बैंक फर्दर उसको एज ए क्रेडिट इंडस्ट्री को देते हैं। तो आरबीआई जो फंड कॉमर्शियल बैंक को देता है, अगर उस फंड में आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इससे कॉमर्शियल बैंक के लोन्स कॉस्टली हो जाते हैं और इससे मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम। तो बच्चों एक तो बैंक रेट है, एक रेपो रेट है। रेपो रेट भी सेम लैंडिंग होती है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को करता है, बट बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लैंडिंग पर, राइट। जबकि रेपो रेट सेम यही है, ये होता है शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई, राइट। इसके अलावा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसका एक पार्ट है सीआरआर और एक पार्ट है एसएलआर। तो बच्चों ये सीआरआर और ये एसएलआर क्या होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में। बट इन मेजर्स से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो कि ऑलमोस्ट इसका रेसिप्रोकल है। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned